स्वागत करते हैं। आज चर्चा करते हैं फर्स्ट टॉपिक पे, जो कि संजय पोटम है। आज इनके बारे में देखते हैं कि संजय पोटम कौन है, कि जिनको क्या मिला है थर्ड टाइम गैलेंट्री अवार्ड, मतलब बहादुरी का अवार्ड दिया गया है। किनके द्वारा? प्रेसिडेंट जी के द्वारा, है ना। तो आप कमेंट में बताइए कि वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है ना। तो कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब ये संजय पोटम कौन थे? तो ये आप देखते हैं फॉर्मर, मतलब पूर्व जो है ये नक्सलाइट कमांडर था, है ना। पहले क्या थे? नक्सलाइट कमांडर थे, मतलब नक्सलियों के क्या थे? हेड थे, है ना। और बाद में इन्होंने क्या किया? 2013 में इन्होंने क्या किया? सरेंडर कर दिया। जब सरेंडर कर दिया उसके बाद इन्होंने किसने ज्वाइन किया? पुलिस विभाग में क्या किया? इन्होंने सर्विस करना स्टार्ट कर दिया और अपने बहादुरी से ट्रिपल स्टार इनको मिला, मतलब जो कहते नहीं इंस्पेक्टर पोस्ट, तो इन्होंने 3rd स्टार को क्या किए? हासिल किए। देख रहे, एक नक्सलाइट से होकर के 3rd स्टार पे पहुंच गए, कितनी बहादुरी से। तो संजय पोटम को याद रखिएगा कि तीसरी बार इनको क्या किया गया? बहादुरी का अवार्ड दिया गया है, गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मीडिया अवार्ड दिया गया। क्या दिया गया? मीडिया अवार्ड, है ना। मीडिया अवार्ड कब क्यों दिया गया? क्योंकि लोकसभा चुनाव हुआ था। लोकसभा का क्या हुआ था? चुनाव हुआ था 2024 में, है ना, जिसको कि बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ था, है ना। तो बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ 2024 में। तो उस समय कौन सी मीडिया? टीवी मीडिया अवार्ड में, है। टीवी मीडिया अवार्ड की कैटेगरी में किसको मिला है? दूरदर्शन को मिला है। तो याद रखिएगा, दूरदर्शन को क्या मिला है? इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो टीवी मीडिया अवार्ड है, दूरदर्शन जो टीवी चैनल है उसको मिला गया है। किस लिए? वोटरों को अवेयरनेस करने के लिए। किसके लिए? वोटर को अवेयरनेस करने के लिए भाई, कि आप चुनाव में आप जाइए और अपना वोटिंग कीजिए। वोटिंग से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। अच्छा, अब इसी लगे हम देख लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना, की स्थापना कब हुआ था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 25 जनवरी, हम लोग वोटर डे भी मनाते हैं। इसी दिन को क्या मनाते हैं? वोटर डे भी मनाते हैं, 25 जनवरी। और 25 जनवरी 1950 को ये स्थापित भी हुआ था, इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। अब ये संविधान के किस आर्टिकल में मेंशन किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो आर्टिकल 324 में क्या हुआ है? मेंशन किया गया है, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मीडिया अवार्ड दूरदर्शन को दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है ना। और कब इस्टेब्लिशमेंट? 25 जनवरी 1950 को। आर्टिकल क्या है? 324 है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते, आप जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या हुआ है? लागू किया गया है ना। तो लागू कब कहाँ किया गया है? ये उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड में ये आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद पहला कोई राज्य है, प्रथम राज्य है। कौन? उत्तराखंड। इसलिए इसका डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है, 27 जनवरी, है ना। 27 जनवरी 2025 याद रखिएगा। 27 जनवरी डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार आप लगा लीजिए, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो। 27 जनवरी। वैसे 22 जनवरी आप रामलला का मंदिर का स्थापना हुआ था, है ना, मंदिर में स्थापित हुए थे। 22 जनवरी की कई जनवरी है? कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग, है ना, कि 22 जनवरी के रामलला का स्थापना दिवस मनाया जाता है कि कई जनवरी, ठीक है। और यहाँ पर फिलहाल जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो 27 जनवरी उत्तराखंड में लागू किया गया है। तो इसी के साथ सीएम मुख्यमंत्री का भी आपको नाम जानना चाहिए। तो पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी है, याद रखिएगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का संविधान में कौन सा आर्टिकल में मेंशन किया गया है? तो आर्टिकल 44 है, 44 है। क्या है? 44 है। अब इसी के साथ हम लोग चर्चा करते हैं गोवा में आपको पता है कि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है, हाँ, यूसीसी लागू है। तो कब लागू हुआ है? 1867 में, है ना। तो 1867 में किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा ये किया गया है। तो पूछा जा सकता है, मैचिंग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि गोवा में कब लागू हुआ है। तो आपको याद रखना चाहिए 1867 में, ठीक है। और यूसीसी कब लागू हुआ उत्तराखंड में? तो 27 जनवरी को हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोई मेला क्या है? बोई मेला, है ना। नाम से ही समझ में आ रहा है कि बोई शब्द कहाँ का है? कोलकाता का है, कोलकाता। ये इंडिया का बहुत ही पुराना ओल्डेस्ट बुक फेयर लगता है, किताबों का मेला लगता है। पुराना किताबों का मेला कहाँ पे लगता है? सबसे पुराना है ये बोई मेला है ना। तो क्या होता है? ये बुक फेयर है, यहाँ पे किताबों का मेला लगता है। यहाँ पे सस्ती किताबें और इंटरनेशनल किताबें, बहुत सारी किताबें मिलती है। आप सभी लोग जाएंगे
हाँ परचेज कर सकते हैं। और ये कहाँ पे हेल्ड हो रहा है? कोलकाता के साल्ट लेक सिटी में। ये क्या है? साल्ट लेक सिटी है, ठीक है। तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको रिमेंबर रखिएगा कि साल्ट लेक सिटी कहाँ पे है। तो एग्जाम में कई बार पूछता है कि साल्ट लेक सिटी कहाँ पे है ना। तो हम लोग समझ लेते हैं कि जहाँ पे नमक ज़्यादा है। नमक ज़्यादा कहाँ पे समझ लेते हैं? हम लोग समझ लेते हैं कि गुजरात साइड में, है ना। क्योंकि याद आता है कि गांधी जी साल्ट सत्याग्रह किए थे, हो सकता है वहाँ पे, लेकिन ऐसा बात गलत हो जाएगा। तो साल्ट लेक सिटी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा कोलकाता में है। अब ये इस बार 2025 में 48वां इंटरनेशनल बुक फेयर, है ना, कोलकाता बुक फेयर शो किया गया है ना। तो याद रखिएगा 48 है, 48वां। और थीम कंट्री कौन है? किस कंट्री को थीम बनाया गया है सेंट्रल में? तो जर्मनी है। तो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें याद करने का? साल्ट लेक सिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा है। कहाँ पे है? कोलकाता में, गुजरात मत करिएगा, है ना। अब वही मेला कहाँ पे है? कोलकाता में। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस समय जो हमारा इंडिया देश है, भारत देश है, भारत सरकार क्या की है? अब टारगेट रखी कि 10,000 GI टैग को, है ना, GI टैग, जो उत्पादों का GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन देना है, 10,000 उत्पादों को दिया जाएगा। कब तक टारगेट रखा है? 2030 का। 2030 में ये टारगेट दिया गया। किसके द्वारा दिया गया है? भाई पीयूष गोयल, है ना। पीयूष गोयल कौन हो सकता है एग्जाम में दिया जाए कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा या अमित शाह जी के द्वारा, लेकिन नहीं, ये पीयूष गोयल जी के द्वारा टारगेट सेट किया गया है। ये किस में मिनिस्टर हैं? तो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, है ना। तो कितने का टारगेट दिया गया है? 10K का, 10,000 का। कब तक? 2030 तक। कौन किए हैं? पीयूष गोयल। और अभी एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि मैक्सिमम जियोग्राफिकल इंडिकेशन, हाँ, कहाँ पे, किस राज्य में सबसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है ना। जैसे आप देखते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लॉन्च हुआ है उत्तर प्रदेश में, और हर ज़िले में एक ऐसा स्पेशल प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है जो कि यहाँ पे यूनिक पहचान मिले। उसके बाद क्या है? तमिलनाडु सेकेंड नंबर पे है ना। एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है 10,000 जो GI टैग का टारगेट क्या है? 2030 है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इंटरनेशनल सोलर कॉन्फ्रेंस हुआ है। इंटरनेशनल सोलर कॉन्फ्रेंस हुआ है ना, हाल ही में हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। तो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल से आप सोच सकते हैं कि न्यू दिल्ली में हो सकता है ना। तो ऐसी बातें नहीं है। हाँ, ये कहाँ पे हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। और इंटरनेशनल सोलर कॉन्फ्रेंस क्या बना रहा है? 125वां ईयर ऑफ सेलिब्रेशन मना रहा है, ठीक है, स्थापना का। बहुत सारे डिपार्टमेंट जिसके भी हैं, ठीक है। याद रखिएगा इंटरनेशनल सोलर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंटरनेशनल घटना अक्सर पूछी जाती है। अब चलिए देखते हैं मैच के द्वारा देखते हैं। मैच में बहुत सारा ऐसा चीज़ है कि जो आपको जानने योग्य है ना। तो ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में देखते हैं कि बेस्ट परफॉर्मेंस 2024 में कौन सा प्लेयर बेस्ट परफॉर्म किया है, उसके बारे में देखते हैं। तो मेंस में अब आप जानते हैं कि टेस्ट मैच होता है ना, वनडे मैच होता है, वनडे इंटरनेशनल मैच होता है, फिर T20 होता है ना। T20 की 3 कैटेगरी है। तो टेस्ट प्लेयर कौन सबसे बेहतरीन है? टेस्ट में प्लेयर जसप्रीत बुमराह, है ना। जसप्रीत बुमराह क्या अच्छा बॉलर है, ये टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं। तो याद रखिएगा जसप्रीत बुमराह क्या करते हैं मैच में? गुमराह कर देते हैं आजकल। अब अगला देखते हैं कि T20 में धनाधन कौन बढ़िया प्लेयर है? अर्शदीप सिंह, है ना। आप लोग कम नाम सुने होंगे, लेकिन बहुत ही बेहतरीन नया उभरता हुआ सितारा है। तो अर्शदीप सिंह के बारे में आप लोग जानेंगे। तो अर्शदीप सिंह T20 के बेहतरीन प्लेयर हैं पुरुषों में। और वनडे मैच में कौन सबसे बेहतरीन प्लेयर है? अजमतुल्लाह, जो भी आपको वो नाम समझ में आया, अजमतुल्लाह या अजमतुल्लाह उमर जई, अजमतुल्लाह उमर जई, है ना। ये कहाँ का प्लेयर है? ये अफ़गानिस्तान के हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बेस्ट वनडे इंटरनेशनल मैच के प्लेयर हैं। अब वुमेन में देख लेते हैं, और लेडीज़ में तो महिलाओं में इन्होंने कौन बेहतरीन वनडे में काम अच्छा किया है? तो स्मृति मंदाना जो इंडिया की हैं, बहुत ही बेस्ट प्लेयर है वुमेन में, महिलाओं में बढ़िया क्रिकेट खेलती हैं। और T20 कैटेगरी में देखते हैं कौन है? अमेलिया कैर, है ना। ये कहाँ के प्लेयर हैं? न्यूजीलैंड के हैं। तो बातें समझ में आ रही है। अमेलिया कैर कहाँ की हैं? न्यूजीलैंड की हैं।
और वुमेन में वनडे मैच में कौन बेहतरीन खेलता है, जो 50 ओवर का होता है। वनडे मैच मतलब क्या होता है, एक दिन वाला नहीं, वनडे मैच मतलब 50 ओवर वाला, है ना, जो 50 ओवर का मैच होता है वो वनडे मैच कहा जाता है। और ये सुबह से लेकर शाम तक मैच जो होता है ना, टेस्ट कहा जाता है उसको। और 20 ओवर वाले मैच को T20 कहा जाता है। बात समझ में आ रही है। अब हम देख लेते हैं ICC के बारे में। तो ICC के बारे में देख लेते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका फुल फॉर्म क्या है, कभी कभी पूछा जा सकता है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक बार पूछा गया था एग्जाम में, तो हिंदी में भी वही होता है, इंग्लिश में भी होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1909 में हुआ था। मैचिंग कराने के लिए दिया गया था एक बार, है ना, क्योंकि न्यूज़ में भी है, क्योंकि इन्हीं के चेयरमैन बने हैं कौन, जय शाह बने हैं। अमित शाह के बेटे जी जय शाह जो हैं, इनके चेयरमैन बने हैं किसके, ICC के, है ना। आई थिंक दिसंबर 2024 में बने हैं, कब बने हैं आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल जो 2025 का मैं डेटा बता रहा हूँ कि 2025 के चेयरमैन ICC के कौन है, जय शाह जी हैं, ठीक है। तो बात याद रखिएगा। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दुबई UAE में, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं। अब हम देखते हैं सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल। सुंदरबन के बारे में आप सभी लोगों को पता है, इसका नाम सुंदरबन क्यों पड़ा है कि सुंदरी नामक क्या पड़ते हैं यहाँ पे पेड़ अधिक मात्रा में मिलती है ना। एक मैंग्रोव एरिया भी है, मैंग्रोव एरिया है, ठीक है। तो पहले यहाँ देखते हैं बर्ड फेस्टिवल हुआ है 2025, तो कौन सा वाला हुआ है, थर्ड हुआ है, तीसरी बर्ड फेस्टिवल हुआ है। ये किस टाइप का है, एनुअल होता है कि बाई एनुअल होता है, तो एनुअल होता है, लगातार साल हो रहा है ना। अब ये सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल क्यों हो रहा है, तो बर्ड के चिड़िया के कंजर्वेशन के लिए। और जब इस बार फेस्टिवल हुआ तो कितने स्पेसीज़ को हम लोग काउंट किए हैं, कितने स्पेसीज़ आए, है ना, बाहरी भी आए और इंडियन वाले आए, तो कितने हैं, 154 बर्ड स्पेसीज़ हैं, रिकॉर्ड किया गया है। कितना है, 154। अब हम सुंदरबन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये क्या है, लार्जेस्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट है, क्या है, वर्ल्ड, विश्व की सबसे बड़ी ये मैंग्रोव है, कौन, सुंदरबन डेल्टा, है ना। तो ये मैंग्रोव है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। कब बना, 1997 में बना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बना था सुंदरबन डेल्टा, तो 1997 में बना है। अच्छा, अब कहा जाए, इस एग्जाम में पूछा जाए कि सुंदरबन डेल्टा जो है भारत में मैक्सिमम इसका एरिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में क्या 40% है और 60% इसका भाग कहाँ पे है, तो बांग्लादेश में है। तो सुंदरबन के बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है कि ये ज़्यादातर इसका जो पार्ट है वो बांग्लादेश में है और 40% कहाँ पे है, इंडिया में है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है 1997 में, है ना। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं ब्लू कार्बन क्या है। ब्लू कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, ब्लू ओशियन क्या होती है, और कहा जाता है कि हमारा आसमान नीला क्यों है, नीला क्यों है, ब्लू के कारण। ब्लू क्यों है, क्योंकि ओशियन पृथ्वी पे क्या है, लगभग 70% है, एरिया को कवर करता है। तो ओशियन ज़्यादा है, तो हमारा सबसे अधिक कार्बन जो होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं कभी कभी। कार्बन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में क्या कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कार्बन है ना। तो सबसे अधिक कार्बन पूछा जाए एग्जाम में, या आपके जनरल नॉलेज के लिए भी जानने की आवश्यक है, सबसे अधिक कार्बन कहाँ पे स्टोर होता है, कौन दबाता है ना। जैसे आप लोग कभी कहते हो कि हमें वो व्यक्ति दबा रहे हैं, है ना, या खन के गाड़ दिए, दबा दिया है, प्लास्टिक को खन के गाड़ दिए, या किसी चीज़ को बाहर ऐसे न फेंको, उसको दबा दो। तो कार्बन कैप्चर्ड, अब ध्यान रखिएगा, तो कार्बन कैप्चर बाई ओशियन, है ना, एंड कोस्टल इकोसिस्टम। जो कार्बन को कैप्चर किया जा रहा है ना, और जो कोस्टल एरिया का जो इकोसिस्टम है वो कौन है, मैंग्रोव है, सी ग्रासेस है, और बहुत सारे एरिया कहा जाता है। एक चीज़ मैंने अभी बता रहा था कि दबाने के बाद सिक्वेस्टर कार्बन, तो मैक्सिमम जो सिक्वेस्टर होता है, मतलब कहाँ पे अधिक कार्बन स्टोर दबाया जा सकता है, वो आपका ओशियन में कहाँ पे है, जो मैंग्रोव एरिया है। मैंग्रोव एरिया देख रहे हैं आप, मैंग्रोव एरिया और कोस्टल वेटलैंड, दलदली एरिया जो है कोस्टल किनारे है, चाहे कोस्टल आपके समुद्र किनारे हो, नदियों के किनारे जो वेटलैंड साइट है ना, मैंग्रोव है, ये सबसे अधिक सिक्वेस्टर कर रहा है क्या, कार्बन को दबाता है ना, कि कार्बन बाहर न रहे, प्रदूषण ज़्यादा न हो। तो सबसे अधिक कितना, 10 टाइम्स, 10 गुना ज़्यादा जो हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, जो हमारे वन है, उष्णकटिबंधीय वन है ना, उनसे कहीं 10 गुना ज़्यादा क्या होता है, मैंग्रोव कार्बन को स्टोर करता है। यदि मान लीजिए मैंग्रोव नष्ट हो रहा है, तो सोचिए जो कार्बन दबा हुआ वो बाहर आएगा तो और दिक्कत होगा हम लोगों को, है ना।
पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, गर्मी बढ़ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। और कार्बन कितना स्टोर करता है, नॉर्मली एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो 3 to 5 टाइम्स मोर कार्बन अन्य जगह से ये ज़्यादा क्या करता है, स्टोर करता है मैंग्रोव और कोस्टल एरिया। तो मैंग्रोव को आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और ओशियन का, तो ब्लू कार्बन क्या है, तो ब्लू कार्बन ये है कि ओशियन में सबसे अधिक क्या हो रहा है, कार्बन को हम लोग सिक्वेस्टर करते दबा रहे हैं, और वो ज़्यादा स्टोर करता है टेरेस्ट्रियल से, मतलब जो ज़मीन पे जगह है उससे ज़्यादा क्या हो रहा है, पानी में हमारा कार्बन स्टोर होता है। यही इसका मेन मोटो है। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को। तो सेशन कैसा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।